नमस्कार दोस्तों, आपका सत्य पुरातन चैनल में स्वागत है। आज आपने हैदराबाद का सिविक इलेक्शन का रिजल्ट देखा होगा और उस रिजल्ट में आपने देखा है बीजेपी ने कैसे 4 सीट से सीधे 50 सीट पे छलांग लगाई है। ये बहुत बड़ी बात है उस दक्षिण के राज्य में जहां बीजेपी का पहले कभी अस्तित्व नहीं हुआ करता था। आज देखिए वहां पे बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है और AIM ओवैसी की पार्टी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया गया है। एक तरह से मान के चलिए ओवैसी को कई टक्कर दी गई और ओवैसी से बीजेपी आगे निकल गई। और कितनी आगे निकली, उससे कम 6 से 7 सीट उससे आगे निकल गई और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके बीजेपी उभरी है। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। वहां पे कांग्रेस का नामो निशान मिट गया हैदराबाद में। वही कांग्रेस थी जो हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी के पिताजी थे, उनके नेतृत्व में कम से कम 10 साल सरकार चलाई। लेकिन अब देखिए अब वहाँ पे क्या इसका हाल है, इसका सुपड़ा साफ है कांग्रेस का। और ये जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत है एक मायने में। इस मायने में जीत है कि हैदराबाद से बंगाल का रास्ता बीजेपी का खुलेगा, क्योंकि बंगाल का रास्ता इसलिए खुलेगा कि बंगाल में बीजेपी की जीत अब पक्की है और वहाँ पे इस बार ममता की सरकार को जाना तय है, क्योंकि वहाँ पे अन्याय अत्याचार इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ की जनता इस अन्याय और अत्याचार से त्रस्त हो चुकी है। जो जनता अब इस बार ममता दीदी को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत देख लिया उन्होंने। 10 साल इनकी सरकार देख ली और 10 साल में इन्होंने क्या किया है, बंगाल को तहस नहस करके तबाह करके रख दिया है। आप देखे होंगे पहले 35 साल कम्युनिस्टों ने बंगाल को तहस नहस और तबाह किया और 10 साल इन्होंने तहस नहस और तबाह किया। 45 साल एक मायने रखता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। 45 साल इन्होंने बर्बाद किया बंगाल का, 45 साल इन्होंने खत्म किया बंगाल का। अब बंगाल ये जो 2021 में जो इलेक्शन होने वाले हैं बंगाल में, उसमें बंगाल अपनी गलती को सुधारेगा, भूल को सुधारेगा और फिर से ये बीजेपी को चुनेगा बंगाल और वहाँ पे फिर से एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी और वहाँ पे विकास और डेवलपमेंट का कार्य होगा। ये तो आप जान गए कि बंगाल में क्या होने वाला। और हैदराबाद में ओवैसी का किला गिराना बहुत जरूरी था, इसकी घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी था। अगर इसका किला गिरा है तो इसका घमंड टूटा है, क्योंकि जानते हैं कि ओवैसी कैसा नेता है। वो अपने आप को जिन्ना बनने की राह पे चल पड़ा है। वो मुस्लिमों का नेता बोलता है कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, और ये मुस्लिमों का जो नेता है उसके पीछे कितने मुस्लिम लोग भी चल पड़े हैं, जो ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो लोग चल पड़े हैं उसके पीछे, उससे क्या होगा, अदर पार्टियां जो हैं जैसे कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, ममता की पार्टी, ये सब क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, वो अब शिफ्ट कर जाएगा सीधे जाकर के ओवैसी की पार्टी में। तो ये सीधा सीधी अब जो टक्कर होगा वो होगा बीजेपी वर्सेस ओवैसी। पूरे देश में होने वाला है ये चीज, आप माने या ना माने। अगर ये देश में होगा ये चीज तो आप मान के चलिए कि जितने मुस्लिम बहुल सीट हैं उस पर ओवैसी जीतेगा और जितने हिंदू बहुल सीट है उस पर बीजेपी जीतेगी। ये मान के चलिए अगर जितने हिंदू बहुल सीट में बीजेपी जीतती है तो हमेशा ऑलवेज बीजेपी की सरकार इस देश में आएगी। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि इन सब जो दल, ये सब जो दल हैं, छोटे मोटे दल, और ये कांग्रेस पार्टी, इसका अस्तित्व समाप्त होना एकदम निश्चित है। पतन की ओर ये लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मान के चलते थे और मुस्लिम लोग भी इन्हें अपना मत खूब ठोक के भाव में देते थे इन लोगों को। बीजेपी को तो मुस्लिम वोट मिलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% वोट मिला कहीं पे भी, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। पहले भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता, आगे भी नहीं मिलेगा मुस्लिमों का वोट, ये तो बात तय है। लेकिन ओवैसी के आने से इन लोगों का वोट बैंक घटा है और कम हुआ है। ये मेरा आकलन है, ये मैं अपना आकलन कर रहा हूँ, ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस पे आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। और हाँ, दूसरी बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीन की खेप आ चुकी है। जो कोरोना वैक्सीन आई है वो रशिया से आई है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी।
फिर से नाम याद कर ले आप लोग दोस्तों, स्पुतनिक वी। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन हिंदुस्तान में आ रही है उसका नाम है स्पुतनिक वी, मेड इन रशिया। और कुछ कोरोना वायरस में अपने देश में भी काम चल रहा है। तो जो अपने देश में काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन तत्काल स्पुतनिक वी को लाया गया है रसिया से, जो आज भारत में आ चुकी है इसकी खेप। और ये आप मान के चले कि हफ्ता भर 10 दिन के अंदर कोरोना वायरस का वैक्सीन का टीका आप लोगों को उपलब्ध करवा देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोरोना वायरस से कितनी तबाही मची और कितने लोग पूरे विश्व में मरे हैं। और इन मौतों का कारण तो आप लोग जान रहे हैं कौन सा देश है। उस देश से हम लोग की आज भी टसन चल रही है, और वो देश कुछ मानने को तैयार भी नहीं है, और जो मन में आता है करता है। लेकिन एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि उस देश को लगाम लगा सकता है, अन्यथा और किसी देश में हिम्मत नहीं उस देश को लगाम लगाने के लिए। तो हैदराबाद का जो रन था उस पर मैंने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और इस बार उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। सुबह में तो एक समय ऐसा लगा कि बीजेपी 100 के पार जाएगी, लेकिन भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसकी जो परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट जो होती है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। 4 सीट से सीधे 50 सीट पे आना ये कम मामूली बात नहीं है। आप एक चीज़ देखेंगे कि 2023 में जो तेलंगाना में जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, उस इलेक्शन में आप मान के चले बीजेपी सरकार बना सकती है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं भी बनी तो वो विपक्षी पार्टी, एक मजबूत विपक्षी के पार्टी के दल के रूप में वो उभरेगी। लेकिन मेरा ऐसा आकलन नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी बनेगी। वो बनेगी तो वहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी बीजेपी। क्योंकि देखिए, मैं जो कहता हूँ वो 100 में से 75% मेरी जो भविष्यवाणी थी वो सही हुई। जैसे मैंने एक भविष्यवाणी किया था बिहार इलेक्शन के पहले कि एनडीए की जीत पक्का तय है बिहार में। देखिए, जीत हुई, 100% हुई। मैंने तेलंगाना सिविक इलेक्शन के पहले मैंने भविष्यवाणी की थी बीजेपी बहुत अच्छा करेगी सिविक इलेक्शन में, और देखिए बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अपना सिविक इलेक्शन में। और एक चीज़ और मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ, और मैं ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ कि देखिए, ये जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हम लोगों को अन्न देते हैं उगा के, तो किसान का तो आंदोलन सही है अपनी जगह पे। लेकिन इसमें एक चीज़ आप गौर करेंगे, खालिस्तान का नारा लग रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से कि आप लोग ये खालिस्तान का नारा क्यों लगने दे रहे हैं? आखिर आप लोग के आंदोलन का खालिस्तान से क्या रिश्ता है? बस मुझे इसका जवाब चाहिए। आप आंदोलन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें खालिस्तान कहाँ से घुसा है? और ये कनाडा से क्यों कंडक्ट हो रहा है? कनाडा में इस आंदोलन का क्यों समर्थन हो रहा है? कनाडा में से पोस्टर बना के खालिस्तान का क्यों इंडिया में भेजा जा रहा है? ये बात बहुत ज़रूरी बात है, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। आखिर इस आंदोलन को किसने फंड किया है? और देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर कल की वार्ता सक्सेसफुल ना हुई तो भारत बंद किया जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इसका समर्थन किया जा रहा है। क्योंकि किसान भाई लोग जो हैं अपने जो बिहार के हैं, उनको तो मैंने नहीं रोड पर निकलते देखा है कि वो लोग इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसान लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें खालिस्तान का जयघोष नहीं होना चाहिए, या किसी भी एंटी नेशनल को इस आंदोलन में नहीं घुसना चाहिए। और वो लोग जा रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, इस आंदोलन को डाइवर्ट कर देंगे, मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएगा ये आंदोलन, और फिर आंदोलन का कोई मायने नहीं रहेगा। मैं अपनी बात इसी बात पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट।